हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टील स्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। जो टॉपिक का नाम है वो है डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। अभी तक हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक डिस्कस कर रखा है। दिस इज पार्ट 6। पार्ट 1 से 5 तक जो देखा था हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर आईएएस कोड 800 2007 के लिए देखा था। पार्ट 5 जो है वो आपका बोल्टेड कनेक्शन का था, लास्ट पार्ट जो था। उसके बाद अभी पार्ट 6 हम देखेंगे। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले जितने वीडियोज अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो 7781913939। सोशल मीडिया के सारे लिंक दिए हुए हैं यहाँ पे। आप जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे अपडेट होते रहेंगे। हम बात करते हैं डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर का। दिस इज द पार्ट 6, डिजाइन ऑफ बोल्टेड कनेक्शन। ये बोल्टेड कनेक्शन का पार्ट 2 है, राइट। 1 से लेके 4 तक जो हमने डिस्कस किया था वो था आईएस 800 2007। 800 2007 के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। सेक्रेड गुरुकुल पे आपको मिलेंगे वीडियो लेक्चर्स। 2 फॉर्मेट में होता है, एक रिकॉर्डेड सेशन और दूसरा लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस जो चल रहा है वो ही रिकॉर्डेड के फॉर्म में चला जाता है, राइट। तो ये पहला क्लियर। इस पे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ नोट्स, क्विजेस, बहुत सारे फ्री क्विजेस है। आप जाके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज वहां से आप टेस्ट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अलग से अवेलेबल है, क्विजेस अलग से अवेलेबल है, राइट। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, डाउट क्लियरिंग सेशन की जो रिकॉर्डेड सेशन होते हैं उसके एक इंडिविजुअल लाइक के अगर 5 से 6 रिकॉर्डेड सेशन हो क्लासेस है तो एक 6 क्लास के बाद 7 क्लास के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन लगा हुआ है एज पर द डिस्कशन फोरम में जब डिस्कस करते हैं उसके अकॉर्डिंग। स्पेशल क्लासेस टोटली फ्री, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। कुछ यूट्यूब पे क्लासेस है, कुछ एप्लीकेशन पे क्लासेस है। तो जिन लोगों ने भी सेक्रेड गुरुकुल का ऐप डाउनलोड नहीं किया है जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि जितने भी वीडियोज अपडेट है वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर बोल्टेड कनेक्शंस की बात करते हैं, पार्ट 6 है ये। इसी तरीके से आईएमसीक्यू सीरीज अवेलेबल है पूरा का पूरा सारे सब्जेक्ट के लिए। आप जाके वेबसाइट पे जाके आप गो थ्रू करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट वाइज, पेपर वाइज, बहुत मतलब लगभग एक एक सब्जेक्ट में अगर हम बात करते हो, किसी में 500 है, किसी में 700 है, किसी में 200 है। दैट डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट। सब सारे सब्जेक्ट के आईएमसीक्यू अवेलेबल है जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अभी तक हमने 1 से लेकर 75 तक डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 76। अब 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। द मिनिमम प्री टेंशन फोर्स फॉर M20 HSFG बोल्ट ग्रेड 8.8 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि इसमें आपसे पूछा गया है कि मिनिमम प्री टेंशन फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि प्री टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहली चीज, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे कि बोल्ट 20 डाया का जो बोल्ट होता है ना, हर बार पूछा जाता है। M20 जो दिख रहा है तो 20 डाया का बोल्ट मैक्सिमम पूछा जाता है, 16 पूछा जाता है। मतलब जो जनरली पूछा जाता है मैं उसकी बात बता रहा हूँ। और अक्सर एग्जाम में ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कोई कि आपको 30 mm का बता दो, 28 mm का, जो जनरल ट्रेंड है, जो जनरल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो M20 अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। तो कह रहा है मिनिमम प्री टेंशन फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, बताइए। एनीवन का आंसर? देखो अभी एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो नहीं आएगा, लेकिन कभी ऐसा भी होना चाहिए कि जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नियर अबाउट जो वैल्यू होगा उसको आपको कंसीडर करके चलना है, राइट। तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि अगर हम आईएस कोड की बात करते हैं तो आईएस 800 में लिखा हुआ है क्लाउज नंबर 10.4.3 पे। तो इसमें से 4 में से कोई होगा, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट वैल्यू की हम बात करें, टेंटेटिव वैल्यू। 10.4.3 पे चेक करोगे ना, क्लाउज नंबर 800 2007, तो यहां पे भी दिखेगा आपको। तो इसको मैंने प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया क्योंकि इससे एक क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चन बन रहे हैं, राइट। तो सबसे पहले देखो क्या, ओके सॉरी, minimum pretension for an M20 HSFG bolt grade 8.10 can be calculated approximately using this formula. FP is equals to, यानी कि मिनिमम प्री टेंशन फोर्स इज इक्वल्स टू 0.7 FUB into AS। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हो गया। FU क्या होगा, अल्टीमेट टेंजाइल स्ट्रेंथ हो गया। और तो
तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? एफयूबी का वैल्यू पता है आपको, एएस का वैल्यू पता है आपको। एएस मतलब कैलकुलेट कर लोगे, एएस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया 245 mm स्क्वायर कैसे है? क्या 20 पाई डी स्क्वायर बाई 4 से आ जाएगा? पाई इंटू 20 स्क्वायर बाई 4 से आ जाएगा? ये नहीं आएगा। तो जब ये नहीं आएगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, राइट? ये 245 mm स्क्वायर, क्योंकि ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, मैं आपको पीछे टेबल दिखा देता हूं अभी, कि स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपको याद रखने हैं, राइट? मतलब दिमाग में रखना है कि इसका स्टैंडर्ड वैल्यू इतना आता है। तो जब सारी चीज कैलकुलेट करोगे ना, 0.7 इंटू 800 इंटू 245 दैट इज द 137, यानी कि 137 आता है। तो अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर है उसको देख लेते हैं पहला चीज। तो इसमें एफयूबी और एस कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार इधर आ जाओ आप। देखो कुछ बोल्ट साइज दिया हुआ है कि अगर 12 mm का बोल्ट है तो उसका पिच डिस्टेंस कितना होगा, और टेंजाइल स्ट्रेस एस का वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है, राइट? तो M20 का 245 लेते हैं, M16 157 होता है, M22 303 होता है। तो बस यही 3-4 याद रखेंगे ना, ज्यादा मतलब यही तीन में से अक्सर पूछा जाता है, यही तीन। तो ध्यान रखना है इन्हीं तीनों को, 157, 245 एंड 303। अगर आप एक का भी याद रखते हो, मान के चलो कि M20 याद रखते हो, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे कि 245 से ऊपर है, नीचे 16 के लिए पूछ रहा है या 22 के लिए पूछ रहा है, तो आप इजिली वहां पे आंसर कर सकते हो। और कभी भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही नियर अबाउट वैल्यूज होते हैं, राइट? आपको वैल्यूज मतलब 50s के ऊपर होगा, कि इतना क्लोजेस्ट वैल्यू नहीं है कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसमें आप आंसर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे भी उनको पता है जो क्वेश्चन बनाते हैं कि एग्जैक्ट वहां पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। जब कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आपको क्लोजेस्ट वन पे जाना है, राइट? तो 245 तो एग्जैक्ट वैल्यू इसका कैसे कैलकुलेट होता है, ये देखो यहाँ पे। अगर हम एस की बात करते हैं तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 ही लगाते हैं, लेकिन पाई बाई 4 डी माइनस 0.9382 इंटू पी फॉर द पिच डिस्टेंस। तो जब इसको सॉल्व करोगे आप, जब इसको सॉल्व करोगे तो वही टेबल वाला वैल्यू आ जाएगा। डी आपको 20 mm हो गया, 2.5 हो गया, सब कुछ सॉल्व करने का 245 mm स्क्वायर है। जब 245 mm स्क्वायर पीछे जो दिखा था आपको, ये 20 mm के लिए है। अब यही चीज यहां पे कह रहा है, यही चीज हमने एस का वैल्यू 2.5 पुट किया, 245 पुट किया, एफयूबी का वैल्यू हमने 800 पुट किया, 0.7 से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गया 137200 न्यूटन। तो वही 137.2 किलो न्यूटन, राइट? अब 137.2 किलो न्यूटन इज अब सबसे नियरेस्ट वैल्यू किसका है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे। 50 नहीं होगा, 100 नहीं होगा, यानी कि 145। तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी यहां पे सही आंसर हो गया। क्लियर है? सी यहां पे सही आंसर हो गया। आई होप सो एवरीवन इज क्लियर। नेक्स्ट, the slip factor mu for sand ballasted surface in HSFG bolt is typically what? इसमें कह रहा है कि म्यू का वैल्यू, देखो ये भी डेटा का क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद रखना होगा कि म्यू का वैल्यू क्या होता है। बहुत ही 75 के 76 लगता है, छूट गया है। नहीं नहीं ठीक है, 77। द स्लिप फैक्टर म्यू की बात करते हैं, म्यू क्या वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, एनीवन का आंसर? देखो जो सैंड बैलास्टेड की बात करते हैं या एचएसएफजी बोल्ट की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। ये म्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो ये अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होता है, राइट? तो एक छोटा सा टेबल मैं आपको दिखाता हूं कि कॉमन स्लिप फैक्टर वैल्यू जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लीन मिल स्केल के रेस्पेक्ट में 0.2 टू 0.3 होता है। आई थिंक सो विजिबल होगा, ठीक है? सैंड बैलास्ट सरफेस के केस में 0.48 होता है। कितना होता है? 0.48 होता है। वायर ब्रश सरफेस के केस में 0.3 होता है। गैल्वेनाइज सरफेस के केस में 0.152 0.2 होता है। पेंटेड विथ स्लिप रेजिस्टेंस प्राइमर के केस में ये होता है। देखो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला गैल्वेनाइज होता है, यानी एक नंबर पे ये होता है, दूसरा नंबर पे ये होता है, फिर उसके बाद वायर वाला तीसरा नंबर पे होता है पूछा जाने वाला, चौथा नंबर पे पेंटेड वाला होता है, और पांचवा सबसे लीस्ट ये पूछा जाता है, राइट? तो गैल्वेनाइज सरफेस का आपको ध्यान रखना 0.15 टू 20 होता है, 0.2 होता है, राइट? तो इसमें जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 0.48 इज द करेक्ट आंसर फॉर द म्यू वैल्यू। क्या हो जाएगा? ये म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, म्यू का वैल्यू। तो यहां से म्यू का वैल्यू क्या है हमारा? 0.48 नियरेस्ट टू विच वन? ऐसा एग्जैक्टली तो दिया नहीं, लेकिन नियरेस्ट इज द 0.5, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप सो दिस इज क्लियर।
कहां पे लिखा हुआ, दैट इज ऑल्सो इन द 10.4.3.1, 10.4.3.1 IS 800 2007 में लिखा हुआ है, जाके देख लीजिए 800 2007 क्लाउज, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ, चेक कर सकते हैं आप जाके। नेक्स्ट, द होल क्लियरेंस फॉर ए 20 mm बोल्ट इन अ स्टैंडर्ड होल इज व्हाट। देखो ये पहले भी मैंने बता रखा है, जब बोल्टेड कनेक्शन का इसमें आईएस कोड का जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो उस टाइम पे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि बोल्ट होल का साइज क्या होता है। तो स्टैंडर्ड होल की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड होल की बात करें तो बोल्ट डायमीटर कितना है 22 mm प्लस 2 mm, यानी कि अगर इसका हम स्टैंडर्ड होल की बात करेंगे तो हमारा 24 mm हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर इसका 2 mm है, क्या हो जाएगा 2 mm हो जाएगा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई बड़ा चीज नहीं था, ये भी कोड में लिखा हुआ है यार। टर्न ऑफ नट मेथड इज यूज्ड फॉर व्हाट, कह रहा है टर्न ऑफ नट मेथड इज यूज्ड फॉर व्हाट, एनीवन कैन आंसर। देखो टर्न ऑफ नट मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग बोल्ट डायमीटर, नहीं बोल्ट डायमीटर के लिए नहीं यूज करते हैं। अचीविंग बोल्ट प्रीटेंशन, काउंटिंग द नंबर ऑफ बोल्ट्स और लिब्रिकेटिंग थ्रेड्स। चार बहुत अच्छा मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा ये मेरे को बताइए। तो देखो अचीविंग बोल्ट प्रीटेंशन इज टर्न ऑफ नट मेथड इज यूज, मतलब टर्न ऑफ नट मेथड इज यूज फॉर द अचीविंग बोल्ट प्रीटेंशन। तो इसका बी सही आंसर है, बी इसका सही आंसर है। क्लियर है, देखो टर्न ऑफ नट मेथड जो है ना वो इंश्योर करता है प्रॉपर प्रीटेंशन को किसमें, एचएसएफजी बोल्ट में, किसमें एचएसएफजी बोल्ट में, राइट। और इसके लिए और भी पॉइंट्स, ऐसा नहीं कि इसके एडवांटेज होते हैं बहुत सारे, कि ये सिंपल होता है, रिलायबल होता है, किसी भी तरीके के कैलिब्रेटेड टूल का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं, डायरेक्टली हो जाता है, और काफी ज्यादा यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो एडवांटेज भी है, काफी एडवांटेज है, मैंने तीनों चीजें आपको क्लियर कर दी। नेक्स्ट, which bolt type is most resistant to vibration losing, hexagonal bolt, HSFG bolt with washer, nylon nut bolt and counter sunk bolt। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि चार अलग अलग तरीके का बोल्ट है, राइट। इसमें से सबसे ज्यादा जो है वाइब्रेशन कौन रेजिस्ट कर सकता है, मोस्ट रेजिस्टेंट टू वाइब्रेशन, तो हेक्सागोनल बोल्ट, एचएसएफजी बोल्ट। तो सबसे अगर हम प्रायोरिटी वाइज कर दे, नंबरिंग कर दे कि मैक्सिमम कौन लेता है, तो एक नंबर पे रेजिस्टेंस ये होगा, ये नायलॉन कट बोल्ट पे उसके बाद रेजिस्टेंस होगा। इन दोनों का तुम 3 और 4 डाल सकते हो, 3 नंबर पे तुम हेक्सागोनल डाल सकते हो, 4 पे ये डाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कौन रेजिस्टेंस कर रहा है, एचएसएफजी बोल्ट विथ वॉशर, एचएसएफजी बोल्ट विथ वॉशर इज द करेक्ट वन। बाकी जैसे कि ये जो है ना हेक्सागोनल बोल्ट और काउंटर संक बोल्ट, ये सब वाइब्रेशन पे ये लूज हो जाता है, क्या होता है, लूज हो जाता है, ठीक है। ये तो मैक्सिमम हो गया, ये मॉडरेट वाइब्रेशंस के लिए कह सकते हो, यानी कि मॉडरेट वाइब्रेशन। मॉडरेट वाइब्रेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, इसको हाई वाइब्रेशन के लिए यूज करेंगे, इसको एकदम नहीं यूज करते हैं, ये सब को यूज नहीं करते, 3 और 4 को यूज नहीं करते, लेकिन नंबरिंग के अकॉर्डिंग में बता दिया कि फर्स्ट वाले को हाई वाइब्रेशन के लिए, मॉडरेट वाइब्रेशन के लिए, लो वाइब्रेशन यानी कि यूज ही नहीं करना है, कि थोड़ा सा वाइब्रेशन हुआ, तो इसका आंसर गलत हो गया। नेक्स्ट, द प्राइमरी पर्पस ऑफ वॉशर इन बोल्टेड कनेक्शन इज व्हाट। देखो अगर हम प्राइमरी पर्पस अगर हम बात करें बोल्टेड कनेक्शन इज टू इंक्रीज ग्रिप लेंथ, नहीं, डिस्ट्रीब्यूट क्लैंपिंग फोर्सेस, यस एग्जैक्टली,
जो पर्पस है ना वॉशर का, वॉशर क्या होता है, जैसे कि ये बोल्ट है, इस पे कोई प्लेट्स लगे हुए हैं, राइट, यहां पे एक वॉशर फिट करते हैं हम और यहां पे नट टाइट करते हैं, यही होता है ना। तो इस वॉशर का क्या काम होता है, इस वॉशर का क्या काम होता है, ये जो ब्लू कलर से है ना, इस वॉशर का क्या काम होता है, इस वॉशर का काम होता है डिस्ट्रीब्यूट क्लैंपिंग फोर्स। क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट क्लैंपिंग फोर्स, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। रिड्यूस थ्रेड फ्रिक्शन नहीं, इंप्रूव एस्थेटिक्स नहीं। तो आई थिंक सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा समझना जरूरी होता है, राइट। अ बोल्ट मार्क्ड M16/2, इसका क्या मतलब है, हैज ए पिच ऑफ 2 mm, 16 mm, 1.6 mm एंड 6, ये थोड़ा सा mm होगा, ये काट दो इसको, ठीक है। सो अगर इस तरीके से मार्क किया हुआ है M16/2, इसका मतलब होता है 2 mm का पिच डिस्टेंस। क्या होता है, 2 mm का पिच डिस्टेंस। तो विच ऑफ द आंसर इज द करेक्ट वन, ए इज द करेक्ट राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड बोल्ट हेड टाइप, कौन सा स्टैंडर्ड बोल्ट नहीं है। देखो हेक्सागोनल इज ए स्टैंडर्ड बोल्ट टाइप, स्क्वायर इज ऑल्सो ए स्टैंडर्ड बोल्ट टाइप, टॉक्स इज ऑल्सो स्टैंडर्ड, ट्रायंगुलर एक स्टैंडर्ड बोल्ट नहीं है। तो इसमें से नॉट लिखा हुआ है तो इसको ध्यान दे दीजिएगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में आप क्या करते हैं जल्दी जल्दी के चक्कर में कि पहला पे टिक करके आगे बढ़े, अरे हेक्सागोनल तो स्टैंडर्ड टाइप, लेकिन ये नॉट लिखा हुआ, प्लीज ध्यान से देखा करिए। अगर हम इसके फिगर की बात करें तो कुछ इस तरीके से फिगर दिख जाएगा आपको। हेक्सागोनल ये होता है, स्क्वायर होता है, ट्रॉक्सी होता है और ट्रायंगुलर ये होता है। तो ये आपको स्टैंडर्ड नहीं है, बाकी ये तीन को एक कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, ठीक है ना, ये तीनों को एक कैटेगरी में रखा गया है और इसको अलग रखा गया है। नेक्स्ट बात करें, देखो जो मोस्ट कॉमन बोल्ट की बात करें तो मोस्ट कॉमन बोल्ट जो यूज करने वाला है किसी भी स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल एप्लीकेशन के लिए ना, वो हेक्सागोनल होता है। कौन सा वाला होता है, ये ए जो हेक्सागोनल था ना, वो ये होता है। मैक्सिमम किसी भी मैकेनिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज करने वाला मैक्सिमम जो होता है वो हेक्सागोनल होता है। अगर आप हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन की बात करते हैं, हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन की बात करें तो हेवी ड्यूटी के केस में हम स्क्वायर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, स्क्वायर यूज करते हैं, याद रखिएगा। हेवी ड्यूटी एप्लीकेशन के केस में हम क्या यूज करते हैं, स्क्वायर यूज करते हैं। इसको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जहां पे काफी ज्यादा प्रिसाइज फास्टनर का इस्तेमाल करना होता है वहां पे टॉक्स यूज करते हैं। एंड दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड, सो इसको हम कोई ज्यादा रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, ठीक है। चाहे वो ISO की बात करें, STM की बात करें, STM पता है ना क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड, ISO इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। तो इसको कहीं पे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इस बेचारे को, इसको अलग कर दिया गया, तो इस स्टैंडर्ड नहीं है। बाकी ये तीनों ठीक है, तीनों एंजॉय कर रहे हैं मजे में। नेक्स्ट, द shear capacity of a single M20 bolt grade 4.6 is approximately what? shear capacity फाइंड आउट करने के लिखा था। देखो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सिंगल shear है या डबल shear है, थ्रेडेड है या विदाउट थ्रेडेड है, बट कुछ वैल्यूज दे रखे हैं। अब इसके आपको जब कैलकुलेट, देखो यहाँ पे अगेन इट्स 1 M20, M20 का मतलब क्या हुआ कि 20 M डायाबोल्ट की बात कर रहा है। तो जब 20 M डायाबोल्ट की बात कर रहा है और shear कैपेसिटी निकालने के लिए कहा है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। इज इट नॉट नेसेसरी कि ये एग्जैक्ट, क्या लगता है आपको कि डायरेक्ट ये वैल्यू जो लिखा हो 45, 60, 75, 90 इसी में से होगा, नहीं, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू होंगे, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट सेम का सेम वैल्यू आ जाएगा। सो इसमें ये भी कंडीशन है थ्रेडेड विदाउट थ्रेडेड, ये भी नहीं दिया हुआ है कि सिंगल है कि डबल है। तो अगर नहीं लिखा हुआ डबल की केस में तो हम इसको सिंगल कंसीडर करके चलेंगे, राइट। पहला तो हमारा क्लियर हो गया, सिंगल कंसीडर करके चलेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। और देखो फॉर्मूला के साथ साथ ये तो चलो पेपर के टाइम पे ये जरूरत ही नहीं कि फॉर्मूला, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, जब कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्व हो तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज आपको याद हो जाती है, पता होता है कि भाई 20 mm डाया का अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, तो फट से टिक करके आप आगे बढ़ जाओगे। जब आप प्रैक्टिस नहीं किए होते हो ना, तब आपको नहीं पता, तब लगा कि ऐसा न्यूमेरिकल क्यों दे दिया था, ये तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, कैलकुलेटर अलाउड नहीं था।
तो भाई कैलकुलेटर अलाउड करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी पूछा था उसने पूछा था कि टेंटेटिव वैल्यू बता दो। अगर आपने कभी सॉल्व किया तो आपके दिमाग में है कि इसका रफली वैल्यू इतना आता है, रफली वैल्यू इसका 58 पॉइंट समथिंग आता है, तो 60 पे आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, राइट। लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर प्रैक्टिस किया हो तो पता है, नहीं प्रैक्टिस किया हो तो नहीं पता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो डेटा क्या दिखा हुआ, पहले स्क्रीन को दो भाग में स्प्लिट कर लो, ठीक है। VNSB, हम इसको एक को सॉल्व कर दे रहे हैं, ज्यादा नहीं। सीआर के केस में पूछा AFU बाई √3 इंटू AN होता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा, VDSB। पढ़े हो या नहीं पढ़े हो ये बता दो, नहीं पढ़े हो तो प्लीज जाके जो कन्वेंशनल का पार्ट है उसको देख लो, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गामा MB। अब देखो वैल्यू आपके सामने सारा दिया हुआ है, वैल्यू आपके सामने M20 बोल्ट दे रखा है, ग्रेड 4.6 हो गया, ठीक है, बस इतना ही चाहिए। FUB कितना हो जाएगा, ऊपर जो हमारा FUB चाहिए, FUB बराबर 400 ड्यू टू द 4 MPa, क्योंकि ग्रेड जो दे रखा है हमारा 4.6 है। अगर ये ग्रेड 8.8 होता तो कितना हो जाता, ग्रेड अगर 8.8 होता कितना होता, 800 हो जाता, राइट। तो ग्रेड 4.6 के अकॉर्डिंग ये वैल्यू आ गया। इसके बाद हमारा गामा MB का वैल्यू है चाहिए, कितना है 1.25। IS कोड के टाइम पे बताया था कि गामा 1.25 कहां पे यूज, मतलब गामा का वैल्यू 1.25 कहां पे यूज करेंगे, 1.1 कहां पे यूज करेंगे, 1.5 कहां पे यूज करेंगे, तो गामा MB हो गया। अब देखो AN की बात क्या हुआ है कि नेट एरिया ऑफ द बोल्ट निकालना है। AN बराबर हो गया नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, नेट एरिया ऑफ द बोल्ट। तो नेट एरिया ऑफ द बोल्ट क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन दिखाया था πd²/4 के रेस्पेक्ट में, तो कुछ याद है वहां से। अब हम इसको मान लेते हैं कि चलो 3, कुछ याद है पहला टेबल पे जो था नेट एरिया ऑफ द बोल्ट, या फिर अभी हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं चाहिए, तो वी कैन कंसीडर πd²/4, पाई इंटू 20²/4, इसको कैलकुलेट करोगे तो 314 आएंगे, समथिंग 0.0 पॉइंट कुछ आता है mm²। इतना याद रखो काफी है। इतना भी अगर याद रखोगे ना कि 314 हो रहा है तो काफी इधर से 314 अगर हो रहा है तो इतना भी काफी हो जाएगा आपको, मतलब 314 पॉइंट समथिंग आता है। तो जब कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू तो आपको आ जाएगा ना। तो AN का वैल्यू आपके सामने निकल गया, तो क्या आप सारे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। VNSB का वैल्यू जो है ये वाला VNSB 400 400/√3 इंटू 314, फिर उसको सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगा 1.25 से डिवाइड कर दोगे, तो उसके बाद आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा जो कि 58 पॉइंट समथिंग आता है, राइट। तो VNSB बराबर FUB 400/√3 इंटू 314 पे ले लेते हैं, पॉइंट को छोड़ दे फिर, तो एक वैल्यू आ जाएगा समथिंग, बता दीजिए। VDSB का वैल्यू जो वैल्यू आएगा उस डिवाइडेड बाय 1.25, ओके कितना है, प्लीज कैलकुलेट। 72559, 72559, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे 58 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया आपको कि 58 पॉइंट समथिंग, क्या कोई 58 के नियर अबाउट था। अब इसमें इसने ये नहीं कहा कि थ्रेडेड और अनथ्रेडेड का, एक छोटा सा मैं चार्ट आपको दिखा दूंगा कि थ्रेडेड के केस में क्या हो जाएगा, अनथ्रेडेड के केस में क्या हो जाएगा, राइट, जिससे कि इन फ्यूचर आपके दिमाग में ये चीजें रहेंगे। तो 58 पॉइंट समथिंग जो इस अप्रोक्सीमेट वैल्यू के केस के 60 इसका आंसर कर सकते हैं, 60 द करेक्ट आंसर। तो अगर यही डबल शेयर कहता सीधा सीधा कि द डबल शेयर कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल डबल शेयर कैपेसिटी ऑफ द M20 बोल्ट ग्रेड 4.6 अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं।
इन केस ऑफ द डबल शेयर, राइट। लेकिन अगर हम सिंगल शेयर की बात करते हैं तो सिंगल शेयर के केस में हमारा सिर्फ 60 रहेगा। नेक्स्ट देखो शेयर कंडीशन की बात किया, सिंगल शेयर नो थ्रेड 58 जो हमने कैलकुलेट किया, हमने कोई थ्रेड कैलकुलेट नहीं किया क्योंकि पिच डिस्टेंस को हमने माइनस ही नहीं किया था। याद होगा ना कि जो पीछे हमने एक सॉल्व किया था क्वेश्चन पाई डी स्क्वायर बाई 4 के रेस्पेक्ट, तो डी को लिया था ना d माइनस 0.9 इंटू पी 96 इंटू पी का होल स्क्वायर, तो याद वो हमने किया ही नहीं क्योंकि हम थ्रेडेड कैलकुलेट ही नहीं करना था, हम प्लेन लेके चल रहे थे। एग्जामिनेशन में एज लेस अगर मान के चल रहे वैल्यू अगर अप्रोक्सीमेटली नहीं याद है तो ठीक है, तो उसको कैलकुलेट करने बैठे हो तो ऐसे डबल शेयर विथ नो थ्रेड के केस में मल्टीप्लाई बाय इसको 2 कर दिया, ये आ गया। अब जब हम थ्रेडेड लेंगे, थ्रेडेड के केस में लेंगे तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद 42 आता है और 84 आता है, राइट। So I think so this is clear all of you about this table. इसके accordingly आपको चीजें clear होगा। shear capacity. Next question. If a bolt group is subjected to eccentric loading, the critical bolt is the one closest to the centroid, farthest from the centroid, with the smallest diameter with the shortest grip length. देखो जो far end पे होता है, centroidal distance से जो far end पे होता है, these bolts are the critical, these bolts are the critical, and now this is clear. देखो क्या होता है अगर हम बात करते हैं critical के केस की कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे या क्या रहता है हमारा, तो इट्स वेरी सिंपल कि जो एसेंट्रिक लोडिंग होता है, बोल्ट ग्रुप इज सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोडिंग, यही कह रहा है ना कि बोल्ट ग्रुप इज सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोडिंग। इसमें जो डायरेक्ट शेयर होता है वो सब पे बराबर होता है, डायरेक्ट शेयर इज सिमिलर टू ऑल बोल्ट्स। पहला स्टेटमेंट याद रखिए कि डायरेक्ट शेयर इज सिमिलर टू ऑल बोल्ट्स। लेकिन अगर हम मोमेंट फोर्सेस की बात करते हैं तो मोमेंट फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रॉइड। क्या भाई, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रॉइड ये एक कभी कभी एग्जाम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछ लेता है कि डायरेक्ट शेयर क्या होता है, तो डायरेक्ट शेयर इज सेम ऑन ऑल बोल्ट। चलो ऐसे याद रखना, कहीं लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट शेयर इज सेम ऑन ऑल बोल्ट्स, राइट। नेक्स्ट, the bearing strength of 10 mm thick plate FY 250 MPa with 20 mm bolt, again 20 mm bolt की बात किया हुआ है। तो देखो हर जगह पे मैक्सिमम जगह पे जो पूछा जाने वाला जो होता है ना 20 mm बोल्ट होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है VNPB का 0.5 kbdt into FU, पढ़ा होगा 0.5 kbdt into FU। kb का अलग अलग कंडीशन होता है, तो एक जनरलाइज कंडीशन 0.65 या 0.7 लेके भी चल लोगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको आ जाएगा, 0.7 लेके ही चल लो। तो अगर हम ये फॉर्मूला अगर VNPB 2.5 kb dt FU सबके बीच में मल्टीप्लाई है भाई। kb का वैल्यू जो है ना कंसिडर कर लो आप 0.7, ठीक है। और जो सबसे बेस्ट सुटेबल वैल्यू जो kb का वैल्यू हम लोग कंसिडर करते हैं, मान के चलो कि अगर हम जो टेंटेटिव लेके चलते हैं, कॉमन सेफ वैल्यू जो लेके चलते हैं वो 0.625 होता है, कॉमन वैल्यू जो हम लेके चलते हैं, या फिर कॉमन वैल्यू 0.627 लेके चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, 0.7 से मल्टीप्लाई करोगे तो टेंटेटिव वैल्यू ही लाना, एग्जैक्ट वैल्यू आपको लेके नहीं आना है। यहाँ पे बाकी चीजें आपको दिया हुआ, टी का वैल्यू दिया हुआ, डी का वैल्यू दिया हुआ, FY का वैल्यू दिया हुआ। टी का वैल्यू कितना है भाई, 10 mm का प्लेट है, एक सेकेंड पीछे करना, अच्छा FY 250 MPa है ना, वही चेक कर रहा था, ठीक है। तो FY का वैल्यू कितना है आपको 250, 250 MPa, ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, 250 MPa लिखा हुआ है।
इसका FU का वैल्यू कितना हो जाएगा वो जान लीजिए, डायमीटर कितना है 20 mm डायमीटर है, तो इज इट पॉसिबल टू सॉल्व? इसका FU कितना हो जाएगा 400, D कितना हो जाएगा 20, कुछ बचा इसमें से? KB हो गया, D हो गया, T हो गया और FU हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे वैल्यू आ जाएगा और फिर VNPB निकाल दोगे। VNPB क्या हो जाएगा? VNPB जो आपका वैल्यू आ गया और फिर डिजाइन के लिए VDPB निकालोगे, तो VDPB इज इक्वल्स टू V नेट PB बाई गामा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? गामा, ठीक है। तो गामा का वैल्यू कितना है नहीं लिखा मैंने उधर, 1.25 होगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.25। तो जो वैल्यू आएगा जब इसको आप सॉल्व करोगे, VNPB बराबर 2.5, KB का वैल्यू 0.627 ले लेता हूं, जो जनरली यूज किया 0.7 में लेके कैलकुलेट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर D डायमीटर आपको 20 mm का है, थिकनेस आपको 10 mm का है, FU का मतलब आपको 400 है। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आता है वैल्यू 128, एक सेकंड सॉल्व कर लीजिए हमको भी कैलकुलेटर पे। 125 1.25 से डिवाइड कर दोगे, वैल्यू पुट करो 128125, वैल्यू जो आएगा आपको लगभग ये आ जाता है 102.5। कितना आता है? तो दीज आर द डिफरेंट कैलकुलेशन, मतलब ये पहले ये कैलकुलेट करना था, फिर उसके बाद हमें ये करना था। तो 102.5, तो 102.5 इज द कॉमन वैल्यू। अब किसका, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 100। कौन सा आपको करना था कि आपको पूरा एग्जैक्ट लेके चलना था? नहीं ना, 0.7 भी लेके चलते थे तो नहीं आ जाता, इसी के आसपास आता, 100 ही आता, 0.62। तो कैलकुलेशन को हमेशा आसान करिए। जब आपको दिख रहा सामने जो आउटपुट वैल्यू क्या है, तो उस हिसाब से देखिए कौन सा वैल्यू आपके लिए सबसे आसान हो जाता है और सबसे क्लियर हो जाता है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा एग्जाम के टाइम पे। अब 0.62 कैलकुलेट करते रहोगे या फिर आपको वैल्यू नहीं पता, लेकिन मैंने तो बोला ना कि 16, 20 और 22 को याद कर लेना, हर तरीके का डेटा है उसको याद रखना, दिमाग में रखना कि इसका वैल्यू टेंटेटिव इतना होता है। For a slip critical connection, the slip resistance depend on bolt tensile strength only, coefficient of friction and clamping forces, plate thickness only, edge distance only। तो देखो अगर हम बात करते हैं स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन के स्लिप रेजिस्टेंस के बारे में, तो एक छोटा सा इक्वेशन होता है, कोड में पढ़ोगे VD, अगर स्टील पढ़ा होगा तो पता होगा, म्यू इंटू N इंटू TF बाई गामा MF। तो इसमें कह रहा है कि किस किस चीजों पर डिपेंडेंट है स्लिप क्रिटिकल कनेक्शन, स्लिप रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द बोल्ट टेंशन स्ट्रेंथ नहीं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाँ है, पहला तो सही हो गया। एंड क्लैंपिंग फोर्सेस, यस ये तो सही है। प्लेट थिकनेस ओनली नहीं, एज डिस्टेंस ओनली नहीं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। एज पर द इक्वेशन, एज पर द बिलो इक्वेशन जो मैंने आपको बताया, उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर है वो कौन सा है? बी है। अच्छा, ये टीएफ जो मिनिमम टेंशन ऑन बोल्ट है, क्लैंपिंग फोर्स इसे कहते हैं। ये जो टीएफ है ना, इसी को बोलते हैं क्लैंपिंग फोर्स, इसी को बोलते हैं क्लैंपिंग फोर्स। म्यू क्या हो जाएगा? और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। एन क्या होगा? नंबर ऑफ इफेक्टिव फ्रिक्शन सरफेस। ये जो है ना, नंबर ऑफ बोल्ट नहीं है, नंबर ऑफ इफेक्टिव फ्रिक्शन सरफेस है। क्या है? नंबर ऑफ इफेक्टिव फ्रिक्शन सरफेस, ठीक है। गामा एमएफ तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। तो बी आपका, बी यहां पे सही आंसर है। आगे बढ़े, देखो अगर हम स्लिप रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो स्लिप रेजिस्टेंस इज प्राइमरली डिपेंड अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स एंड क्लैंपिंग फोर्सेस। स्लिप रेजिस्टेंस इज डिपेंड ऑन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द प्लेट्स और क्लैंपिंग फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एक फॉर्मूला से ही सब कुछ क्लियर होता है कि क्या लिखना है क्या नहीं, लेकिन फॉर्मूला में टर्म्स पता होने कि टीएफ क्या है, एन क्या है, म्यू क्या है, बस। नेक्स्ट,
The reduction factor for long joint with greater than 15 bolt in a line is applied to account for bolt corrosion. नहीं भाई, non uniform load distribution, thread striping and excessive grip length. तो non uniform load distribution is the correct answer. Which failure mode is unique to HSFG bolt? Please write in the comment section, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने बता रखा है कि कौन सा इसमें जो यूनिक फेलियर है, आपको शियर फेलियर, स्लिप फेलियर, बेयरिंग फेलियर और थ्रेड फेलियर, ये 4 फेलियर है, तो चारों में सबसे यूनिक फेलियर कौन सा है? तो राइट इन द कमेंट सेक्शन। ऑप्शन लिख, क्वेश्चन नंबर लिख के 89 का ऑप्शन ABCD क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, the bolt with visible thread deformation should be tightened further, replaced, lubricated, used with a larger washer. कह रहा है कि जिसका थ्रेड विजुअल होगा उसके साथ क्या करेंगे? उसको रिप्लेस करेंगे, लुब्रिकेट करेंगे और वॉशर्स लगा कर टाइट कर देंगे। जुगाड़ पानी तो नहीं करेंगे, उसको चेंज करेंगे, ठीक है, उसको रिप्लेस किया जाता है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो दिस इज द अप टू 91 से 90 क्वेश्चन हमने कवर किया। इसमें बोल्टेड कनेक्शन के 2 पार्ट हुए, अभी लगभग 2 पार्ट और रहेगा, क्योंकि देखो बोल्टेड, वेल्डेड और रेविटेड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टील स्ट्रक्चर का। अगर ये सारी चीजें आपको क्लियर है, अगर बोल्टेड, वेल्डेड और रेविटेड क्लियर है, तो चाहे वो टेंशन मेंबर हो, कंप्रेशन मेंबर हो, गेंट्री गिडर हो, प्लेट गिडर हो, सारे चैप्टर आपके लिए आसान हो जाएंगे। बट अगर ये क्लियर नहीं है ना, इसके फॉर्मूला, इसके वैल्यू, इसके डेटा, वो अगर नहीं आपको पता है तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडेज सेशन। एंड जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले जितने वीडियोज अपडेट हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे सोशल मीडिया के लिंक दिए हुए हैं, क्लासेस के लिंक दिए हुए हैं, IMCQ सीरीज के लिंक दिए हुए हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो इस नंबर पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। नंबर है 7781913939 और सोशल मीडिया ये है आपको। सो थैंक यू। जहाँ पे लाइक करना है लाइक करिए, जहाँ सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।